कि म्यांमार से जो लोग आए हैं वो सारे रोहिंग्या हैं, वो सारे, और वो देश विरोधी कामों में सम्मिलित हैं, वो आतंकी हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग बहुत सताए हुए लोग हैं। हम लगभग 8-9 साल 10 साल किसी को ऐसा हो गया है। ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन देश में एक मुद्दा जो है काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि जिस तरीके से म्यांमार बर्मा से जो लोग रिफ्यूजी हैं वो दिल्ली में आए हैं, उन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर शरण ली है, इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ियों बनाकर वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और इन लोगों को लेकर कई प्रकार की जो बातें हैं, अफवाहें हैं, अपवाद हैं, वो फैलाई जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके बीच पहुँचें, इन लोगों से बात करें, इन लोगों के बीच रहकर देखें कि आखिर ये किस तरीके से रहते हैं, क्यों ये मजबूर हुए अपने देश को छोड़कर दिल्ली आने के लिए, भारत में वो आए, और किस प्रकार की जीवन ये जी रहे हैं, अपने जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह की ये जीवन जी रहे हैं। दिल्ली की विशेष तौर पर हम बात करें तो दिल्ली भारत का राजधानी है, जहाँ पर हम देखें एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े सड़क हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल है। उस सब के अपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लोग म्यांमार से आए हैं, बर्मा से आए हैं, वो एक जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो मजबूर हुए म्यांमार को छोड़ भारत आने के लिए, और भारत में आकर वो किस प्रकार से अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो म्यांमार से भारत आए हैं, इनका नाम, और हम यहाँ पर से एक समस्या ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहते रहते हैं। उन्हें ये डर लगता है कि जिस तरह से भारत की राजनीति है उस पर अगर वो कोई टिप्पणी करते हैं तो कहीं इनके लिए कोई समस्या ना हो जाए। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने अपना पहचान बताने के लिए तैयार हुए, लेकिन ये अपने जो शक्ल है वो नहीं दिखाएंगे, वो हमारे तरफ है, लेकिन ये अपनी बात रखेंगे आपके सामने कि किस तरीके से किन माहौल था, किस जो हालात थे उसके बीच वो म्यांमार से भारत आए। कब आप भारत आए? हम लोग 2012 में आए थे यहाँ पे। हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं था, तो हमने यूनाइटेड नेशन को अप्लाई किया। हम रिफ्यूजी है, म्यांमार में हम सताए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर जेनोसाइड चल रहे थे। तो जब हमने बर्मा की पूरा प्रूफ दिखाया तो हमें 2-3 महीने के बाद रिफ्यूजी कार्ड दिया गया। ये रिफ्यूजी कार्ड जो है वो दिया गया जी। ये क्योंकि एक आइडेंटिटी कार्ड है, ये इन लोगों को मिला है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC के तरफ से। इसके लिए ये बताया जा रहा है कि ये जो कार्ड है ये इन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया गया है। ये बर्मा में लोग रहते थे, लेकिन जब वहाँ पे जेनोसाइड शुरू हुआ, यानी इन लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ, तो इन्हें मजबूरन भारत का रुख करना पड़ा और ये भारत में आए। जब भारत में आकर इन्होंने 2-3 महीना ये यहाँ पर रहे, इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये म्यांमार से आते हैं, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इन्हें ये कार्ड दिया, रिफ्यूजी कार्ड दिया। आप बताइए कि म्यांमार में किस प्रकार की राजनीतिक जो हालात बने, किस प्रकार से आप लोगों को जो समस्या झेलनी पड़ी, जिसके कारण आपने ये तय किया कि आप भारत आएंगे? हमारे लोग वहाँ पे 500-600 साल से रह रहे हैं, और जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, हमारे लोग फौजी में, पुलिस में, डॉक्टरी में, पॉलिटिशियन में, हर जगह पे थे। लेकिन 60-70 साल से हमारी जो वोट राइट है वो छीन लिया गया। तो वहाँ पे हमें 10 के ऊपर पढ़ने की राइट नहीं था, और बिजनेस नहीं कर पाते थे हम लोग। कॉलेज में अगर पढ़ना चाहिए तो कॉलेज नहीं पढ़ सकते, सरकारी कोई नौकरी हमें नहीं मिलते, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, हर जगह से हमें वो कर दिया। जब हमारे नेशनलिटी नहीं है, शादी में पाबंदी लगा दी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पाबंदी लगा दी। तो ऐसे गुलामी वाला ज़िंदगी हमने लगभग 70-80 साल से झेला। फिर 2012 में आंग सान सू की वापस आने की प्लान चल रही थी। तो 2014 में वो दोबारा आए। दोबारा जब आए हमने उनके लिए रैली निकाली, उनके लिए प्रार्थनाएं की, फिर वो आए। फिर वो जब आए तो हमने जब उनके लिए रैली वगैरह निकाली थी, इस वजह से हमें बहुत टॉर्चर किया गया। फिर कत्लेआम शुरू हो गया 2014, 15 में, 17 में जब वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ तो हमने वहाँ से निकलना शुरू हो गया। वहाँ से बांग्लादेश में लगभग 10 लाख के ऊपर लोग हैं। इंडिया में यूनाइटेड नेशन की मुताबिक 17-18 हज़ार लोग हैं। तो ये बता रहे हैं कि
जो म्यांमार में जिस प्रकार से इनको एक जिल्लत भरी जीवन जीनी पड़ी, 70-80 साल से इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं था म्यांमार में, और म्यांमार में जब सत्ता पलट हुआ, इन लोगों ने भी उस चुनावी पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था, समर्थन में रैलियां निकाली थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, उसके बाद इन्हीं लोगों का नरसंहार शुरू होने लगा, इनको मारा जाने लगा, जिसके बाद ये आए। इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन की माने तो बांग्लादेश में 10 लाख म्यांमार के लोगों की संख्या है, और भारत में 17,000 ऐसे लोगों की संख्या है जो म्यांमार से आकर भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि क्योंकि हम आपके बीच में आए, आपसे खुद बात करने आए हैं, भारत में एक प्रकार की ये अफवाह फैली है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि म्यांमार से जो लोग आए हैं वो सारे रोहिंग्या हैं, वो सारे, और वो देश विरोधी कामों में सम्मिलित हैं, वो आतंकी हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग बहुत सताए हुए लोग हैं। हम लगभग 8-9 साल 10 साल किसी को ऐसा हो गया है। ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बोलते हैं ये लोग इस तरह कामों में रहते हैं। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप घरों में जाइए, 10 बाय 10 का घर है, उसमें 7 मेंबर 5 मेंबर हर घर में है, जवान बेटियां है, और मजदूरी टाइप के लोग हैं। जो बेवा औरत भी है वो भी घरों की सफाई करके मुश्किल में गुजारा करते हैं। जहाँ पे अभी हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे ये 500 गज का ज़मीन है, इसमें 52 फैमिली है, 250 मेंबर हैं। इसमें ना टॉयलेट है, जंगलों में जाते हैं, लेडीज को चक्कर हो जाता है, बीमार, उल्टी, डायरिया, इस तरह बीमार, बुखार बच्चों को भी हो जाते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने की भी फैसिलिटी नहीं है। 2022 में हमारे बच्चों को यूनाइटेड नेशन ने सरकारी स्कूल में डाला है, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे भी। तो इतनी मुश्किल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक टाइम को खाने को मिलता है, दूसरी बार मिलता भी नहीं है, तब भी हम इस उम्मीद में यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे देश के हालात जब बदल जाएंगे, हमारी जो हमें जब जेनोसाइड किया वो ICJ में भी चल रहा है, पूरी दुनिया की प्रेशर एक तरह से बर्मा के ऊपर है। हम इसी उम्मीद में यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे देश के हालात बदल जाएंगे तो हम अपने देश में वापस चले जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि इनके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये खुद पीड़ित लोग हैं जो अपने देश से परेशान होकर यहाँ पर रहने आए हैं अपने जीवन को बचाकर। तो अब पता नहीं क्यों इस प्रकार की बातें होती हैं। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि आप इन छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों को देख सकते हैं कि इसमें लगभग 250 लोग लगभग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परिवार हैं यहाँ पर, और वो उन्हें जो एक सुविधाएं या शौचालय नहीं है, किस तरह से महिलाओं को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है। अगला चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में आप किस तरीके से देखते हैं कि आप ये तय किया है आपने कि आप भारत में ही अब रहेंगे, या फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप अपने देश वापस जाने का भी रुख करेंगे आने वाले समय में? अगर बर्मा के हालात सुधरा हुआ होता तो हम 1 मिनट में यहाँ नहीं रहते। सरकार को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप वापस चले जाओ। वहाँ के हालात ऐसे हैं, जब ऑंग सान सू की को 5 साल को दोबारा मिल रहा था, तख्ता पलट के बाद कम से कम 21,000 स्टूडेंट को गोली मार दिया, वो भी सर पे। जब उनके लिए रैली वगैरह निकाले तो काफ़ी लोगों को, बुद्धिस्टों को मार के पूरा ख़त्म कर रहा है। वहाँ पे घरों के आंकड़े जो रोहिंग्या के साथ हुआ है वो आपस में कर रहा है। पूरी माहौल ख़राब है वहाँ पे। हमारे लोग अभी भी वहाँ पे रहते हैं, उनको ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। अपना कमाई नहीं कर सकते, बाहर निकल के एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह हालात अभी भी टारगेट भी करते हैं रोहिंग्या को अभी भी। तो इस हालात में हम जा नहीं पा रहे, हमारी मजबूरी है। अगर इस हालात में हम जाएंगे तो हमें वहाँ मार देंगे आतंकवादी बोल के, इसलिए हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम यहाँ रुक रहे हैं। तो आप बता रहे कि आपका जो देश है वहाँ भी आपको आतंकवादी कहा जाता है, आप भारत में आकर शरण लिया तब भी आपको आतंकवादी कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से आप इन हमलों को झेलते हैं? क्या किस प्रकार से आपको उम्मीद है कि आपका जीवन जो है वो वापस पटरी पर आए और आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिले? वही सवाल वहीं पे आके अटकते हैं। हमारी 70 साल से वहाँ भी गुलामी ज़िंदगी था। एक उम्मीद लेके इंडिया एक बहुत खूबसूरत देश है और बहुत बड़ा देश है। हमारी कुछ लोग यहाँ पे आके रह रहे 70-80 हज़ार, एक गांव की तरह भी नहीं है, अगर एक जगह में भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस हालात में लोग रह रहे हैं, तब भी एक प्रॉब्लम सी होता है। पता नहीं, हम किसी मरे हुए लोग हैं, हम किसी को क्या बिगाड़ेंगे। तो तब भी हम सभी से अपील कर सकते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं, हमारी जब तक यहाँ पे बर्मा के हालात सुधर नहीं जाते तब तक हमें यहाँ रहने दिया जाए। हम अपील कर सकते हैं। हम तो अपना
बर्मा जा सकते हैं ना। हमने शुरू में भी आपको कहा, हम मीडिया के सामने भी नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ भी बोले दुनिया, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार आगे हमें चाहे बर्मा भेजेगा तब भी हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जाने का रास्ता है नहीं। वहाँ पे जाके हम जान से भी पता नहीं रह पाएंगे नहीं पाएंगे, तो वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं। तो ये बता रहे हैं कि इनका जो जीवन है वो बीच में एक तरीके से अटक चुका है। ये भारत में भी नहीं रह पा रहे हैं, भारत में भी कई पर आरोप इन पर लग रहे हैं, और जहाँ से आए हैं म्यांमार, वहाँ भी 70-80 साल इन्होंने गुलामी भरी ज़िंदगी गुजारी है, जैसा इनका कहना है। ऐसे में अब भारत में एक अलग राजनीति होती है इनके नाम पर कि ये लोग रोहिंग्या हैं, ये देश विरोधी कामों में सम्मिलित हैं, और जहाँ से आए हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार के आरोप इन पर लगते हैं। इस बीच एक उम्मीद की किरण है इनके नज़र में। भारत कह रहे हैं कि भारत एक बहुत ही सुंदर देश है, बड़ा देश है। तो किस प्रकार से अब इनको म्यांमार में इनकी घर वापसी होगी, या फिर दिल्ली में, भारत में इनको किस प्रकार से इनको सुविधाएं दी जाएगी। इनके बच्चों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो आप इंटरव्यू के बीच में भी देख रहे थे, यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है, तो इनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिससे इनके जीवन को ठीक किया जा सकता है, इनके जीवन को सुधारा जा सकता है। आज हम ख़ास तौर पर इस बस्ती में इसीलिए पहुँचे क्योंकि जो एक सोशल मीडिया पर एक अपवादों का एक वेब चेन बना हुआ है, जहाँ पर कई सारी बातें रोहिंग्या के बारे में कही जाती है, जो बर्मा से लोग आए हैं उनके बारे में कही जाती है। और इसीलिए आप इन छोटे बच्चों को देखें, जो जिस प्रकार से मासूमियत इनके शक्ल पर दिखती है, खेलतापन इन बच्चों का था जो कि बर्बाद होते हुए दिख रहा है। और जो देश की सरहदें हैं, जो धर्म की लड़ाई है, चाहे वो आप बर्मा में के बीच में जो एक लड़ाई है, भारत में हम देखते हैं अक्सर इस प्रकार की बातें, धर्म के नाम पर लोग विभाजित होते रहते हैं। जिस तरह देखें आप इन बच्चों को, कौन कहेगा इन्हें देखकर कि इनके में मासूमियत नहीं है, और इनके बारे में जिस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि ये किस प्रकार से किन चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं, खैर वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। और आप बात करिएगा हमारे कैमरा पे। तो देख रहे हैं कि ये बच्चे शर्मा रहे हैं बात करने को लेकर। तो हम और भी कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट हैं जो इस तरह की बस्तियों से लेकर आएंगे और आपको बताएंगे इनकी हकीकत को, और जितनी तरह की अफवाहें इन लोगों के बारे में हैं उनको भी पर्दाफाश करेंगे फैक्ट चेक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार के कंटेंट हम और भी ज़्यादा आपके लिए लेकर आएँ।